नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। जिस तरह से लगातार अब उत्तराखंड में भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जिसको लेकर सरकार को लोगों ने घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष लामबंद हो रहा है और सरकार को कानून व्यवस्था के नाम पर घेरने की कोशिश की जा रही है और पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था किसके भरोसे है। क्योंकि जिस तरह से हरिद्वार में मासूम के साथ दरिंदगी होती है, उसके बाद उसे मौत की घाट उतार दिया जाता है और उसके बाद लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। सरकार से पूछा जा रहा है कि कानून व्यवस्था कहां है। क्या ऐसे पढ़ेंगी और ऐसे बढ़ेंगी बेटियां? जब बेटियां ही नहीं बचेंगी तो कैसे पढ़ेंगी और कैसे आगे बढ़ेंगी? तमाम सवाल और पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है और सरकार से पूछ रहा है कि कानून व्यवस्था कहां है। जिस कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की बात की जा रही थी त्रिवेंद्र सरकार की जो है सरकार की तरफ से, वो कहां है? राज्य सरकार हमेशा से कानून व्यवस्था को लेकर बात करती रही है। लगातार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो है सरकार दावा करती रही है, लेकिन वो दावे तब फेल साबित हो जाते हैं जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और जब मासूम के साथ इस तरह से अत्याचार होते हैं, इस तरह दरिंदगी होती है और उसके बाद मौत के घाट उतार दिया जाता है, तब जाकर कई सवाल खड़े होते हैं। आज इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे, खास चर्चा करेंगे कि आखिरकार उत्तराखंड में कानून व्यवस्था किसके भरोसे है। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ सीधा देहरादून से लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपका तारुफ कराते हैं। बसपा का पक्ष रखेंगे, बसपा नेता विजयपाल सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विजय सिंह पाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच पर। और साथ ही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए पुनीत चौधरी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ नवीन पिरशाली भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल पुनीत चौधरी जी मेरा आप ही से है, कानून व्यवस्था कहां है? सरकार से अब कांग्रेस के साथ साथ बसपा आम आदमी पार्टी भी पूछ रही है, क्योंकि मासूम के साथ जब इस तरह की घटना घटती है उसके बाद कई सवाल खड़े हो जाते हैं। बिलाल जी, आपके समेत मैं पिशाली जी को और सभी को मैं नमस्कार करना चाहूंगा। जो नृशंस हत्या हुई है, उससे पहले जो बलात्कार किया गया, एक हमारी उत्तराखंड की बेटी के साथ जो किया गया है, वो बहुत ही निंदनीय है। सरकार गहरी नींद में है, प्रशासन गहरी नींद में है। इनको सिर्फ जो निद्रा प्रेम है, जो शराब के ठीक है, उनको सुरक्षा देने के लिए इनकी पुलिस मुस्तैदी से खड़ी हुई है। लेकिन जहां पर मामला आता है कि ये बच्चियों के साथ कुछ हो रहा है, इनकी पुलिस बस 20,000 का इनाम घोषित कर देती है, 1 लाख का इनाम घोषित कर देती है। इनको उस चीज से कोई वास्ता नहीं है कि पूरे शहर में या जो हमारी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उत्तराखंड की, चाहे उसमें आप देहरादून हो, हरिद्वार है, उसमें निगरानी के लिए कैमरे लगाएं। जैसे कि अभी कुंभ आने वाला है, इनकी क्या तैयारियां हैं? हरिद्वार में इतना कुछ हो जाता है, उसके बाद अभी तक अपराधी नहीं पकड़ा जाता, वो भीड़ में बच के भाग जाता है। उसके बाद आप उनको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास कोई सूचना नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ जो पुलिस व्यवस्था देखने को मिल रही है, उसमें वह दोहरे मापदंड अपना रही है। अगर कोई मामला कांग्रेस, आप पार्टी, बसपा पार्टी का आता है तो उसमें पूरी कार्रवाई विधि विधान से होती है। वही अगर कोई मामला आता है भाजपा का, तो उसमें पूरी छूट है। अभी नड्डा जी आए थे, नड्डा जी का कोई कोरोना चेक नहीं हुआ, तो ये एक ऐसा मामला था जिसके कारण आगे कोरोना उत्तराखंड में फैला। नड्डा जी ठीक है, अध्यक्ष है भाजपा के, लेकिन कानून प्रशासन, मैं कहना चाहूंगा, सबके लिए एक होना चाहिए। आज कानून प्रशासन, अगर हम जमीन पर देखें, खाली कोरोना पे चलान करना है या फिर आपका मोटरसाइकिल हेलमेट का चलान करना है। जी, आपको क्या लगता है, पुनीत जी आपको क्या लगता है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित कब होंगी, कब अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी और कब इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगेगी? क्या लगता है आपको? जो आज भी आप अगर मेन जो देहरादून और हरिद्वार यहाँ की मेन शहर है उत्तराखंड के, उसमें शाम को अगर आप जाएं तो आप पुलिस वालों को भी नशे में देख सकते हैं। ये मैं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन ये हमारे सामने हुआ है कई जगह। जो एक मीडिया की टीम थी, उसमें कुछ जो इनके पॉकेट्स लगी रहती हैं, जिसकी चेकिंग शायद पुलिस प्रशासन नहीं करता होगा, उसमें से शराब की बोतलें तक मिली। तो अगर वही व्यवस्थित नहीं होगा, साथ में रात में भी
हमारी जो महिला पुलिसकर्मी है या महिलाएं हैं, उनका एक टीम उनकी गठित करी जाए जो रात में हो। एक नंबर लॉन्च किया जाए जो टोल फ्री हो, जो कोई भी महिला अपने आप को ऐसा महसूस करे या किसी खतरे में महसूस करे या उसको लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है या प्रताड़ित महसूस करे, तो उस पर फोन करके अपने आप को सूचना दे सके पुलिस को और उस तक तुरंत कार्रवाई पहुंचे। ठीक है आज सर। पुलिस एक आधा घंटा लेट पहुंचती है, तो कैसे जो ये घटनाएं होती है उनको रोक पाएगी? ठीक है सर, ठीक है सर। विजय सिंह पाल जी, आपको क्या लगता है किसके भरोसे चल रही है सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था? अगर देवभूमि में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती रहेंगी तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़ा हो जाता है सरकार पर। क्या लगता है आपको? धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं लोकमंच को प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा आज समाज के सामने रखने की कोशिश की है और आपकी ये मुहिम निश्चित रूप से आने वाले जो कुंभ है उसकी तैयारियों के लिए एक निश्चित रूप से बहुत बढ़िया खाका खींचेगी। ये समय है जब 2021 का कुंभ हमारे सिर पर है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में अगर इतनी जघन्य घटना हरिद्वार के बीचों बीच शहर में, हरिद्वार का बिल्कुल हर्ट, ये जो ऋषिकुल तिराहा है, ये बिल्कुल सेंटर है हरिद्वार का। अगर ऐसी जगह पर पुलिस सत्यापन नहीं कर पाती है, पुलिस को ये मालूम नहीं है कि यहाँ के रहने वाले कौन हैं, उनके पास कौन कौन से आने जाने वाले लोग हैं। जब लोकल आप देखेंगे कि हरिद्वार एक इंडस्ट्रियल नगरी भी है। उत्तराखंड की इंडस्ट्रियल नगरी होने के हिसाब से यहाँ पर बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जो बाहर से आकर के जॉब कर रही है या रोजगार कर रही है। आज की तारीख में अगर ईमानदारी से आप पुलिस प्रशासन से पूछें तो उनके पास कोई भी डाटा बैंक है ही नहीं कि यहाँ पर कौन लोग हैं जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और कौन लोग हैं जो ये डोमिसाइल मतलब जो टेम्परेरी अपनी एकोमोडेशन यहाँ पर अख्तियार कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात है कि बहुत ही कम समय में, मतलब मुश्किल से 4-4, 5-5 साल के अंतराल में यहाँ पर लोग आए और उन्होंने मकान खरीद डाले, बिल्डिंगें बना ली, एक नहीं 2-2, 3-3 मकान करे और पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई सत्यापन नहीं है। अगर हरिद्वार नगर में अगर इस तरीके की व्यवस्था पुलिस ये क्लेम करना चाहती है तो अब मैं पूछना चाहता हूँ कि उत्तराखंड एक बहुत ही छोटा राज्य है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में अगर इसको मैनेजमेंट करना चाहें तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। वास्तविकता यह है कि हरिद्वार नगर में कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहां पर आप ऑन डिमांड शराब न उपलब्ध करा लें, ऑन डिमांड ड्रग न उपलब्ध करा लें। जिस तरीके से फूड सप्लाई हो रहा है उसी तरह से ये दोनों चीजें भी सप्लाई हो रही है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि उत्तराखंड पुलिस प्रशासन की दृष्टि से कि क्या आने वाले कुंभ में हम इस तरीके की तैयारियों के साथ हजारों करोड़ों लोगों को आमंत्रित करने जा रहे हैं उत्तराखंड में? बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है। बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है। अगर कानून व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है तो फिर इतना बड़ा जो आयोजन होगा महाकुंभ का वो कैसे होगा? बड़ा अहम सवाल है। नवीन जी, आपको क्या लगता है अगर महाकुंभ का आयोजन होना है हरिद्वार में, उससे पहले हरिद्वार में इस तरह की घटना सामने आती है तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। आपको क्या लगता है, सरकार फेल साबित हो रही है या फिर प्रशासन? नवीन जी। जी, हरिद्वार की जो घटना है ये देवभूमि उत्तराखंड जैसे एक प्रदेश के लिए बहुत ही बड़े कलंक की बात है। आज हम बड़ी बड़ी बातें करती हैं, सरकार सुरक्षा के नाम पर बहुत बातें करते हैं, लेकिन ये सच है कि उत्तराखंड की सरकार और उत्तराखंड की पुलिस आज उत्तराखंड के नागरिकों को बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं दे पा रही है। देखिए, असली सुरक्षा तब है जब अपराधी को अपराध करने का मौका ना मिले और इसमें चुस्त दुरुस्त व्यवस्था हो। अपराध करके उसको पकड़ना, उसको सजा दिलाना वो सेकेंडरी थिंग है, लेकिन असली चीज है कि आपके शहर में अपराध ना हो। बहुत छोटी पॉपुलेशन है, तो आज हमें यहाँ की कानून व्यवस्था स्मार्ट होनी चाहिए, जैसे कि कुंभ है, हरिद्वार जैसे जगहों पर। अभी मैं आपको एक उदाहरण दूं, अभी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर दौरे पर आए थे। हरिद्वार गंगा तट पर कार्यक्रम था, गंगा का पूजन था। उस वक्त हमारे कई कार्यकर्ताओं की जेबें कटी, कम से कम 50-60 लोगों की वहां पर जेबें कटी और लाखों रुपया उनकी जेब में जो था वो साफ हो गया। तो ऐसी व्यवस्था
ये तो हमारे साथ, यहाँ के लोगों के साथ हो रहा है। जो श्रद्धालु वहां से बाहर से आते हैं वो क्या इंप्रेशन यहाँ से लेके जाते होंगे, वो भी एक चिंता का विषय है। तो जैसे कुंभ आ रहा है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड की सरकार और पुलिस को मिलकर एक स्मार्ट पुलिस यहाँ पर बनानी पड़ेगी, और जैसे कि सीसीटीवी कैमरे और आधुनिक जो उपकरण है टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उत्तराखंड को एक बहुत ही बेहतरीन बिल्कुल पुलिस सिस्टम हमें नवीन जी, एक और सवाल निकलकर अब सामने यहाँ पर यह आता है कि आगामी विधानसभा का चुनाव भी होना है और चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी भी पूरी सक्रियता के साथ उत्तराखंड की जमीन पर जो है उतर चुकी है। आपके पास नया क्या होगा? कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बाकी और पार्टियों से बेहतर आपके पास क्या ऑप्शन होगा? देखिए, मैं बात करूं कि अभी तो हमारी एक राज्य में सरकार है, दिल्ली अब पूरा स्टेट नहीं है, लेकिन आप वहां पर देखते हैं कि हमने कई लाख सीसीटीवी कैमरे पूरे गलियों में, सड़कों में लगाए हैं। आज वहाँ बसों में, डीटीसी की बसों में बहुत जेबें करती थी, बहुत महिलाओं के साथ छेड़खानी होती थी, तो हमारी सरकार ने डीटीसी की बसों में कैमरे लगाने का काम किया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शल वहां पर नियुक्त किए गए, पैनिक बटन वहां पर बनाया गया बसों में। तो कई प्रकार की सुविधाएं हमारी सरकार ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। अगर उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार जैसे 2022 में उत्तराखंड की जनता विकल्प देख रही है और हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार प्रचंड बहुमत से उत्तराखंड में भी आएगी, तो उसको देखते हुए हमारी सरकार पहले स्मार्ट सिटी की जगह यहाँ पर स्मार्ट पुलिस को बनाने की कोशिश करेगी, स्मार्ट कानून व्यवस्था बनाने की कोशिश करेगी। और जो टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, आप अगर देखते हैं जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, जैसे अमेरिका में सैटेलाइट से वहां के अपराधों को कंट्रोल किया जाता है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। तो वही टेक्नोलॉजी जो इजराइल यूज करता है, जो यूरोप में यूज होता है, अमेरिका में यूज होता है, सिंगापुर में यूज होता है, वही यहाँ पर भी होगा। और सारे चीजों को जीपीएस से कनेक्ट करते हुए, सीसीटीवी कैमरा से कनेक्ट करते हुए, सारी संचार सिस्टमों करते हुए पुलिस को बहुत स्मार्ट बनाया जाएगा, ताकि हर एक का डेटा, जैसे आप देखते हैं कि बाहर फॉरेन पुलिस में जो भी होता है, पुलिस के कंप्यूटर पर सारा उसका डिटेल आ जाता है, गाड़ी का, उसमें कौन बैठा होगा, कौन क्या होगा, किस प्रकार का अपराधी है, नहीं है, उसकी पृष्ठभूमि सारी उसकी स्क्रीन पर आती है, तब वो आगे एक्शन लेता है। ठीक है सर। तो ऐसी पुलिस हमें भी यहाँ पर बनानी पड़ेगी। ठीक है सर, ठीक है। पुनीत जी, आप नवीन जी की बात से कितना सहमत हैं? क्या टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के बाद इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकती है? और जो बाकी अगर विदेशों में स्मार्ट पुलिस है उसको यहाँ पर उतारना धरातल पर आसान होगा, कितना सहमत है आप नवीन जी की बात से? बिलाल जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले मंशा जरूरी है। बीजेपी की जो अभी तक नीति रही है वो रही है, मेरे बच्चे बच्चे दूसरों के बच्चे जब सकता, या मेरा कुत्ता कुत्ता दूसरे का कुत्ता कौन। इनकी मंशा ही नहीं रहती है इंसाफ दिलाने की। अब इनके उदाहरण के तौर पर इनके महेश नेगी एक विधायक है, उनका प्रकरण 1 साल से चल रहा है, उसमें उल्टा महिला पर केस करने की तैयारी चल रही थी। उसके बाद अब कोर्ट ने कहा है कि आप आए सैंपल दें, लेकिन इनके विधायक जी नहीं पहुंचते। इनका कोई प्रवक्ता ये नहीं कहता हमारे विधायक गलत है, या वो अपना रुख स्पष्ट। तो पहले तो मंशा भाजपा को सही करनी पड़ेगी। कितनी टेक्नोलॉजी, कितनी हम अपने उपकरण लगा लें, लेकिन जब तक कि राजनीतिक संरक्षण भाजपा की ओर से दिया जाता रहेगा, तब तक कि इन अपराधियों को पकड़ना बहुत मुश्किल है। जब तक कि अपना राजनीतिक जो सफेद पोष बैठे हैं वो अपने जो चेले हैं उनको ये नहीं कहेंगे भैया सही से चलो और आचरण सही रखो, क्योंकि ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि पुलिस तब पकड़ने में सक्षम है, 1 घंटे में या 1 दिन में या 1 हफ्ते में पकड़ सकती है पुलिस, लेकिन जब वहां राजनीतिक दबाव या संरक्षण आ जाता है तो पुलिस पंगु हो जाती है, क्योंकि उनके जो ट्रांसफर है या कुछ भी है, उनपे जो प्रेशर है वो जो रूलिंग राजनीतिक पार्टी है उसका हमेशा से रहता है। ठीक है सर। विजय सिंह पाल जी, आपको क्या लगता है कि बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है? जिस तरह से कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने को लेकर लगातार सरकार दावा करती रही है, लेकिन धरातल पर कुछ और नजर आता है। उत्तराखंड एक शांत राज्य है, देवभूमि है, इस तरह की घटनाएं सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या लगता है आपको आने वाला कल जो है वो सरकार का क्या होगा और आने वाला कल जनता के लिए क्या होगा? सर माननीय बिलारी जी, मैं आपके संज्ञान में एक तथ्य लाना ये भी आवश्यक समझता हूँ कि अभी एक शहर में ही, हरिद्वार में ही एक और बहुत जघन्य घटना हुई है। एक जागरूक नागरिक पंकज लांबा नामक व्यक्ति था जो लगातार समाज मतलब सरकार को जागरूक करता रहा, और उसके प्रयासों का ये प्रतिफल रहा कि हजारों करोड़ रुपए का जो वजीफा
जो SC ST के बच्चों के लिए मिलना चाहिए था और OBC समाज के बच्चों के लिए मिलना चाहिए था, वो किस तरीके से सरकार के नुमाइंदों ने जो पूंजीपति स्कूल हैं, यहाँ पे कॉलेजेस हैं, उनके बीच में साजिश करके किस तरीके से वो सारा वजीफा खा डाला, उसके लिए उनने मुहिम छेड़ी और विधिवत उसने उसका पर्दाफाश किया और सारा घटनाक्रम जो है एक एक करके अरेस्ट हुए। कम से कम 100 से ज्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं। ऐसे व्यक्ति आप समझ सकते हैं कि पंकज लामा के जीवन को कितना बड़ा खतरा रहा होगा। और जिसमें क्लास 1 ऑफिसर जो सेक्रेटरी लेवल के लोग वो गिरफ्तार हुए हैं ऐसे मामले में, और पंकज लामा की एक साजिश करके एक हत्या हो गई यहाँ पर। और आज की तारीख में उस हत्या को गैर इरादतन हत्या में बदल करके किस तरीके से लीपापोती की जा रही है आज की तारीख में, इस बात इसलिए अब बड़ा सवाल है। जैसा कि मैं माननीय महोदय का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने कहा ये बात कि हकीकत ये है कि हमारे पहले देखें कि हमारी वास्तव में मंशा है, क्या हम वास्तव में न्याय देना चाहते हैं लोगों को। अब आश्चर्य करेंगे, अब बहुत ही आश्चर्य होगा कि हरिद्वार में कुशावर घाट है जहाँ पर बहुत पुराना 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ करके रातों रात होटल खड़ा कर दिया गया, और जिस व्यक्ति ने आवाज उठाई उसी व्यक्ति के अगेंस्ट में राजद्रोह का मुकदमा कायम कर दिया गया। पुलिस ने वहां जाकर के देखने की भी जरूरत नहीं समझी कि वहां देख तो लें कि वहां पे मंदिर था नहीं था, टूटा नहीं टूटा, आज की तारीख में क्या है। ठीक है सर, समझ सकते हैं कि ये मंशाएं क्या है। अगर मंशा आपकी वास्तव में साफ नहीं है तो निश्चित रूप से एक बहुत अहम सवाल इसलिए बताना आपको जरूरी समझता हूं कि अभी टिहरी झील के लिए एक मतलब जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में जाकर के सरोवर झील में गए और वहां पे एक हवाई जहाज उन्होंने लॉन्च किया कि जिसमें वह झील में भी जो है पर्यटन का लाभ उठा सकते हैं। तो उत्तराखंड सरकार इतनी मतलब जो है बेकरारी दिखा रही है, वो हवाई जहाज तो खरीद रही है लेकिन उत्तराखंड में एक एम्बुलेंस नहीं है, एयर एम्बुलेंस। जो रास्ते में महिलाएं मतलब जो है सड़क पर चलते चलते प्रसव के लिए दम तोड़ देती हैं क्योंकि उनको अस्पताल तक पहुंचने के लिए रास्ते नहीं है। तो उसके लिए एयर एम्बुलेंस नहीं खरीद रहे हैं, उसके लिए वो सी प्लेन खरीद रहे हैं क्योंकि उन्हें पर्यटन का आनंद लेना है। तो मंशा अगर आपकी वास्तव में जन उपयोगी है, आपका जो टाइटल था आज कि कितना हमारा सरोकार है जनहित के लिए, तो हम जब देख रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार का जनहित के लिए कोई सरोकार दिखाई नहीं दे रहा है। ये बहुत ज्यादा ठीक है सर, ठीक है सर। नवीन जी, आपको क्या लगता है जो आगामी विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले अगर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और अगर इस तरह की घटनाओं को लगातार विपक्ष भी सामने ला रहा है सरकार के, क्या आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें सरकार को सीधा इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, सरकार को कानून व्यवस्था में जो ढिलाई हो रही है उसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा। इस सरकार को बहुत सारी चीजों का नुकसान उठाना पड़ेगा। इस सरकार ने पिछले 4 साल में जो उत्तराखंड का दोहन किया है कई मामलों में और उत्तराखंड को जो विकास की गति देने के बजाय पीछे की तरफ धकेल दिया है, इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव में बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ ही जो पूर्ववर्ती सरकारें रही कांग्रेस की, उनको भी इसका खामियाजा मिल चुका है और इस बार उनको बहुत बड़ा खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि वास्तव में ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, क्या सरकार संजीदा नहीं है इन घटनाओं के प्रति, सरकार का क्या बयान इस पर आता है, कितनी चुस्ती सरकार दिखाती है, उसमें कोई भी सरकार जो है कभी भी संजीदा नहीं रही है। इसका कारण है कि देवभूमि उत्तराखंड पूरी तरह से राम भरोसे चलता है, यहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं है। केवल पुलिस का इस्तेमाल सत्ता पक्ष अपने राजनीतिक लाभ के लिए करता है, विपक्ष को दबाने के लिए करता है और उनके कार्यकर्ता जो होते हैं वो अपने रसूख और उसका फायदा उठाकर अपराधियों को बचाने का काम करते हैं। ठीक है सर। नवीन जी, लेकिन एक सवाल और अहम है जो यहाँ पर उत्तराखंड बर्बाद हुआ है, इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। ठीक है सर। नवीन जी, एक और अहम सवाल है और वो मेरा सवाल सीधा आप ही से है कि उत्तराखंड की सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर फेल है या फिर पास, आपको क्या लगता है? पूरी तरह से फेल है ये सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था क्या हर मामले में फेल है। और जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये जीरो वर्क चीफ मिनिस्टर हैं, जीरो वर्क चीफ मिनिस्टर। ठीक है सर। तो बड़ा अहम सवाल यही है कि आखिरकार कानून व्यवस्था को लेकर जो लगातार पूरा विपक्ष उत्तराखंड की सरकार को घेर रहा है
क्या वाकई में आने वाला जो कल होगा वो बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकता है? जिस तरह से हरिद्वार के अंदर एक मासूम के साथ दरिंदगी होती है, उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसके बाद आम आदमी पार्टी हो या फिर बसपा हो, कांग्रेस हो, लगातार बीजेपी सरकार के खिलाफ लामबंद हो रही है, सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है और इंसाफ दिलाने की मांग की जा रही है। सवाल यह भी है, देवभूमि में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार जो लगातार कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने का दावा करती है, वो कानून व्यवस्था कहां है? उत्तराखंड में भी कानून व्यवस्था किसके भरोसे चल रही है? यह बड़ा अहम सवाल है। लेकिन एक सवाल और निकलकर सामने यह भी आता कि आखिरकार कब तक इस तरह से मासूम जो है इस तरह से आरोपों का शिकार होती रहेंगी, यह भी बड़ा अहम सवाल है। लेकिन आगामी जो विधानसभा का चुनाव होगा उससे पहले विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को भी घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था एक बड़ा अहम सवाल बन चुका है उत्तराखंड के अंदर भी। लेकिन कई अहम सवाल जो है निकलकर सामने आता है। फिलहाल आप सभी मामलों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अहम सवाल यह भी है कि आखिरकार उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा सके। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।